गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है, साइंस की क्लासेस चल रही है 10th की। कंटिन्यू करते हैं हम आगे इस लेसन को। लेसन 1 चल रहा है इसमें। इसके पहले मैंने 3 वीडियो साइंस की 10th क्लास की अपलोड कर दी गई है। आज जो हमारा टॉपिक है आगे इस लेसन में, लेसन 1 में, वो है नशीले पदार्थ। देखो बच्चों, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। प्रत्येक नशीला पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालता है, पता है आप लोगों को, तथा उसे स्थायी रूप से रोगी बना देता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ एवं उनके कुप्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। मतलब हम जो नशीले पदार्थ है वो पढ़ेंगे आगे। इसमें जो सबसे पहला नशीला पदार्थ है वो है गुटखा। चलिए पढ़ते हैं गुटखे को। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। आजकल महिलाएं और बच्चे भी इसके आदी हो गए हैं। पहले तो युवा जो पुरुष थे वही इसका सेवन करते थे। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ शारीरिक नुकसान भी होता है, क्योंकि पैसे के साथ साथ शरीर का नुकसान भी होता है इसमें। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। मतलब जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका जो जबड़ा है वो खुल नहीं पाता है। ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। मतलब गुटखा खाने से जो रोग होता है उस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। देखो नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। सबम्यूकस मतलब सब का म्यू से याद रखो आप मुंह, और कस का मतलब कस गया। मतलब जिन सब लोगों का मुंह कस गया, खुल ही नहीं रहा है, तो रोग भी ऐसा ही होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। नाम याद रखें। गुटखा खाने से जो रोग होता है वो रोग है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, तो आपको नाम याद रखना है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखें आप इसको। गुटखा खाने से जो रोग होता है वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसर जन होने की भी संभावना होती है। तो ये हमने जो पढ़ा टॉपिक वो है गुटखा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आगे जो अगला नशीला पदार्थ है वो पढ़ते हैं हम तंबाकू। देखो बच्चों, तंबाकू पादप, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं। तंबाकू पादप निकोटिएना टोबैकम, ये जो कुल है सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो तंबाकू के पादप का जो नाम है वो है निकोटिएना टोबैकम। याद रखना है आपको। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसके कुल का नाम, सोलेनेसी। पूछा जाता है कि तंबाकू कौन से कुल के पादप से लिया जाता है, तो इस कुल का नाम याद रखना है आपको, सोलेनेसी। और पादप का नाम पूछे तो निकोटिएना टोबैकम। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि जो तंबाकू है वो किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो नाम है निकोटिएना टोबैकम। और यदि कुल का नाम पूछे तो सोलेनेसी, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो जो तंबाकू है, तंबाकू में इस पौधे की या पादप की पत्तियों को काम में लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि तंबाकू पौधे के किस भाग से, पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, पत्तियां, जड़ या तना। तो आपको जो आंसर देना है वो है पत्तियां। आगे चलते हैं। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उससे तो आप विशेष तौर पे याद करें, और किताब यदि आपके पास है अवेलेबल तो उस किताब में आप ये इंपॉर्टेंट लगा लें। एक तो तंबाकू में इसके पादप का और कुल का नाम, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तंबाकू के पादप में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो आपको एल्केलॉइड का नाम याद रखना है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 3 चीज़ें, एक तो पादप का नाम,
एक तंबाकू के कुल का नाम पादप के, और इसमें कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड। किताब में अंडरलाइन कर लें इन तीनों को। आगे पढ़ते हैं। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों पर मलने में करते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो यही। मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको उन्हीं इम्पोर्टेंट शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। बाकी तो ये आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है कि सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का आदि अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन करें किताब में और उन्हीं को ही आप याद करें। तो ये तंबाकू भी हो गया। इसके पहले हमारा हुआ था गुटखा, और गुटखे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको पता था कि कौन से रोग के कारण होता है ये। इस रोग का नाम याद आपको रखना है। गुटखे में तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो मैंने बताया था। और तंबाकू में मैंने 3 बताए हैं आपको इम्पोर्टेंट, एक तो पादप का नाम, एक कुल का नाम, और कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन। ये 3 चीज़ें। आगे पढ़ते हैं हम। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। तंबाकू का उपयोग करने से किस प्रकार की हानियाँ होती है देखेंगे। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब यदि तंबाकू खाते हैं कोई व्यक्ति निरंतर, तो उसे मुंह का, जीभ का या गले का या फेफड़ों आदि का कैंसर हो सकता है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन, अभी बताया था मैंने ऊपर, इसके पहले जो टॉपिक आया था तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन। तो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्त दाब, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। मतलब ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या हो जाती है। अगली जो हानि है वह है गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। मतलब गर्भ में जो शिशु होता है, जो भ्रूण है, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। अगली हानि है सिगरेट धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों को पता है सिगरेट के धुएं में जो गैस होती है वो है CO, जिसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर, लाल रुधिर कणिकाओं मतलब RBC को ये नष्ट कर देता है, और रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देता है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की जो परिवहन क्षमता है उसे कम कर देता है। अगला पढ़ते हैं हम आगे। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव इसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तंबाकू का सेवन करता है सिर्फ उसी को, उसके जो पास बैठने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। जो पास में व्यक्ति बैठे रहते हैं उनके शरीर में भी ये पहुंचने लगता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से तथा 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है मदिरा। इसके पहले हमने पढ़ा क्या क्या, तंबाकू पढ़ा हमने, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम, मदिरा। चलिए, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ एथिल एल्कोहल। तो आपसे इसमें जो पूछा जा सकता है वो है कि मदिरा में कौन सा एल्कोहल होता है, तो वह है एथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH होता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अब इसके दुष्प्रभाव पढ़ते हैं हम, क्या क्या कुप्रभाव हैं। चलिए, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पर इस मदिरा का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर, इसको पढ़ने से पहले यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो सहपाठी हैं जो भी 10th क्लास में हैं उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी लॉकडाउन में बैठकर कुछ ना कुछ घर पे पढ़ें, क्योंकि 4 महीने से तो सब घर पे बोर हो ही गए होंगे। इसलिए मैंने ऑनलाइन चलाई है, ताकि आप घर पे बैठ के भी थोड़ा बहुत अपनी जो स्टडी है वो चालू करें।
चलिए पढ़ते हैं हम इसके कुप्रभाव। मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और विषैला पदार्थ है। मतलब जो इसमें नुकसान होता है यकृत पर। बच्चों देखो, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक्स ज़रूर करें। वैसे तो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। अगला जो लेसन है 1 के बाद जो मैं अगला लेसन पढ़ाऊँगा वो शायद मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा, क्योंकि बुक से क्या इसमें डिटेल ज़्यादा होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पेपर के लिए काम की नहीं है, लेकिन फिर भी बुक से पढ़ा रहा हूँ तो पूरी पढ़ानी पड़ती है। अब जो अगला लेसन है वो मैं जो मेरे कोचिंग के नोट्स हैं उन नोट्स से लेके आऊँगा और आशा है उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चों, साइंस में ऐसे ऐसे लेसन हैं जिन्हें बोर्ड पर ही समझाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है क्लासें, इसलिए ऑनलाइन से मैं अभी वो लेसन ले रहा हूँ जो थ्योरेटिकल है, आपको आसानी से समझ में आ जाए और ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से समझाया जा सके। इसलिए मैं ऐसे लेसन ले रहा हूँ। लग रहे होंगे थोड़ा इजी है, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो पढ़े हम घर पे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। सेकंड पढ़ते हैं इसके कुप्रभाव। एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे नंबर का जो कुप्रभाव है वो है एल्कोहल से स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त में कमी आ जाती है। आप लोगों को पता होगा व्यक्ति पीने के बाद भूल जाता है कि ये मेरी माँ है, भाई है या बहन है, और उसकी स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है, कमी। तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसलिए व्यक्ति पीने के बाद हिलने डुलने लगता है, उसके हाथ पैरों पर नियंत्रण नहीं होता है और वह गिर भी सकता है। चौथा जो पढ़ते हैं, इसके प्रभाव से वसी यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा है वो है इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, पैसा खर्च होता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। चलिए अगला जो हमारा पदार्थ है नशीला पदार्थ वो है अफीम। इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अफीम में इसमें से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अफीम जो पादप है ये पेपेवर सोमनीफेरम, पादप का नाम याद रखें आप, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। देखो बच्चों, इसके पहले आया था हमारा गुटखा। गुटखा पत्तियों से बनाया जाता है पादप के, और जो अफीम है ये पादप के फल से प्राप्त होता है, ना कि तने से, ना जड़ से, ना पत्ती से। अफीम के पादप में जो फल आता है उससे बनाया जाता है। इसका भी चित्र भी है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो इसके जो पादप का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप, पेपेवर सोमनीफेरम। देखो बच्चों, नाम थोड़े से अजीब से लगेंगे, लेकिन यदि आप 5 या 7 बार भी इसे सुनते हो और बोलते हो तो मेरी गारंटी है आपको याद ज़रूर होंगे। लेकिन शर्त यही है, आपको 2 या 3 दिन तक 5 से 7 बार इसे बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो अफीम जो पादप है वो पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। इसका जो फल होता है उसमें कट लगाने से उसमें जो दूध निकलता है, यदि उसे सुखा देते हैं तो अफीम बन जाती है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अफीम में कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है 30। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट आए हैं अभी तक, वह एक तो इसके पादप किससे प्राप्त होता है, ये पादप के फल से, और इसमें कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, 30 प्रकार के। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इन एल्केलॉइड्स में जो मुख्य मुख्य नाम है वो बता देता हूँ मैं आपको। इनमें से जो मुख्य एल्केलॉइड्स हैं 30 एल्केलॉइड्स में, वो है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अफीम में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड्स के नाम लिखिए, तो आपको एल्केलॉइड्स के नाम लिखने हैं जो अभी बताए मैंने। मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन प्रमुख है। मॉर्फिन व कोडीन का प्रयोग, ये जो 2 एल्केलॉइड्स हैं मॉर्फिन और कोडीन, इनका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। मतलब जो पेन किलर दवाइयाँ होती है उसको बनाने के लिए इस मॉर्फिन और कोडीन नामक एल्केलॉइड्स को काम में लिया जाता है, जो अफीम से प्राप्त होता है। इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ
हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मनोहार करने की प्रथा आज भी है। ये जो चित्र दिख रहा है ये अफीम का फल आपको इसमें दिख रहा है। ये जो फल है और इसमें जो निकल रहा है ये इसका दूध है। आगे पढ़ते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है, क्योंकि अफीम की थोड़ी सी अफीम बच्चों को खिलाने पर उसे नींद आ जाती है, लेकिन ये उनके शरीर पर बहुत बुरा नुकसानदायक है और नुकसान देता है, इसलिए नहीं खिलाना चाहिए। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति की उसका आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। मतलब यदि एक बार व्यक्ति अफीम का सेवन करने लग जाता है तो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता और उसका आदी हो जाता है। अफीम के डोडे, फल बित्ती उबाल कर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अन्य नशीले पदार्थ पढ़ते हैं हम। और भी प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी। इसका जो पूरा नाम है वो है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चुंगल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग के दुष्प्रभाव परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। ये हमने पढ़े तंबाकू, नशीले पदार्थ, अवैध दवाओं का दुरुपयोग। जैसे व्यक्ति आजकल तंबाकू का सेवन करने लगा है ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे आजकल दवाओं का उपयोग भी बहुत सामान्य हो गया है। व्यक्ति कुछ थोड़ा सा बीमार होता है, थोड़ा सा सिर दर्द या शरीर दर्द होता है, उसमें पेन किलर्स बिना डॉक्टर की सलाह के लेने लगते हैं। इसलिए दवाओं का भी हमारे शरीर पर बहुत नुकसान होता है। इसके दुरुपयोग पढ़ते हैं हम। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% शराब, 20% अफीम और 30% हेरोइन, 6% गांजा तथा 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम और डाइचिबाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। इसमें का प्रयोग भी बढ़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन का चलन अधिक है। बच्चे नशे के लिए थिनर, एसीटोन जिसे कहते हैं, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर चलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड का मतलब जो वाइटनर आता है, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। हमारे लिए नुकसानदायक हैं सब। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक मानसिक समस्याएं मोल में ले लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। जैसा कि आप लोगों ने देखा है आजकल मार्केट में सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट आने लगी है, इसलिए व्यक्ति को जहाँ तक हो घर पर बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। बाज़ार से बनी हुई खाद्य सामग्री का सेवन कम से कम करना चाहिए। आज जनसामान्य में के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाज़ार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर है। जनसामान्य की चिंता स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है, और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध आने लगा है, नकली घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही है आजकल। तो जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं दवाइयों पर, वो भी नकली आ रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में
वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल में सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, जिसे हम शीतल पेय कहते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक आ जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS सीसा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियाँ ज़्यादा है। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य में 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत ख़राब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, मतलब सरसों के तेल में किस बीज से मिला हुआ ऑयल मिला देते हैं? सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। देशी घी में वनस्पति घी, जिसे हम डालडा कहते हैं, उसे मिला दिया जाता है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, क्योंकि वो लाल होता है। सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग और हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्ची में गंधक, काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाए जाते रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है? सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों के कीटनाशकों का मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहा है, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक काम चोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से चलना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोक न लग सके।
आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। बच्चों, ये हमारा जो पहला लेसन है वह कंप्लीट हो गया है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आप किताब में से पढ़ें। जो मैंने इसमें पढ़ाए हैं वही इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। ये जो अगला लेसन है वो मैं अब डेली अपलोड करूँगा आपके लिए क्लासें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।